वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर करें। तेरे इश्क पर जान कुर्बान भाग 6। करण और मधु बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे के करीब से निकल गए। करण ने मिस्टर मेहरा से चलते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, आप जैसा चाहते हैं आपकी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट उसी हिसाब से मेरी टीम ने तैयार किए हैं। मैं चाहता हूं कि काम शुरू होने से पहले आप खुद एक बार डिजाइन देख लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम अभी भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार काम फ्लो पर आने के बाद कुछ भी चेंज करना मुश्किल होता है। मिस्टर मेहरा ने अपनी टेबल के पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता मिस्टर खुराना। अगर आगे मुझे किसी चेंजेस की जरूरत महसूस हुई भी तो आप उसे आसानी कर सकते हैं। मैं बस बजट को लेकर आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता था। बजट को लेकर? करण ने हैरानी से पूछा और वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया। मिस्टर मेहरा ने कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट आपकी कंपनी ले रही है वो कुछ ज्यादा ही है। करण ने वेटर के आते ही उससे कहा, 2 कॉफी लेकर आओ। मेरे लिए ब्लैक कॉफी, वेटर ने करण की बात काटते हुए कहा। मिस्टर मेहरा उस वेटर को हैरानी से देखने लगे तो वेटर तुरंत बोला, वो करण सर यहाँ अक्सर आते हैं। मिस्टर मेहरा मुस्कुराने लगे और वेटर चला गया। उसके जाते ही करण ने कहा, मिस्टर मेहरा, बजट अगर बड़ा है तो हमारा काम भी तो आपने बढ़ा दिया है। इस बार ये बिल्डिंग जहां पर बनाई जा रही है वहां तक मटेरियल पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है और जिस जगह से मेरा मटेरियल आता है वहां से लोकेशन भी बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने हर वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर काम करना पसंद करता हूँ। जहां आपकी बिल्डिंग बनाई जा रही है वहां मटेरियल से भरे ट्रक ले जाने की जगह नहीं है, इसलिए मुझे मटेरियल साइट से बहुत दूर उतारना पड़ेगा और वहां से मेरे कुछ वर्करों की टीम मटेरियल पैदल चलकर ले जाने वाली है, इसलिए बजट कम नहीं हो पाएगा। और वैसे भी करण खुराना अपना डिसीजन कभी नहीं बदलता, इसलिए आई एम सॉरी। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस्टर खुराना, हमें आगे भी साथ ही काम करना है, इसलिए मैं आज ही आपके ऑफिस आकर ये डील साइन कर लेता हूँ। तभी वेटर कॉफी लेकर आया और उसने दोनों की कॉफी उनके सामने रख दी। इधर वॉशरूम में मीरा हाथ मुंह धो रही थी और मधु उसके पास ही वॉश बेसिन से पीठ टिकाए खड़ी अभी भी उस बाबा की कही बातों के बारे में सोच रही थी। मीरा ने अपने बैग से नेपकिन निकाला और अपना चेहरा पोंछते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ? इतनी चुप क्यों है? मधु ने मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा, आज जब मैं दादी माँ के साथ घर देखने गई थी तो एक अजीब बात हुई। क्या हुआ? मीरा ने अपने चेहरे पर मेकअप करते हुए पूछा। मधु ने परेशान होकर कहा, वहां मुझे एक बाबा मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा सुन आने वाला है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि तू पागल हो गई है। मीरा ने मधु की बात काटते हुए कहा। मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए फिर से कहा, मधु, तू भी कमाल करती है। एक अजनबी की बातों को लेकर इतना परेशान हो रही है। ये भविष्यवाणी वगैरह सब बकवास होता है। तू इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर, क्योंकि तेरी लाइफ का सबसे बड़ा तूफान तेरी जिंदगी में तभी आ गया था जब तू 8 साल की थी, और वो तूफान तेरी सौतेली माँ है। शट अप मीरा, मधु ने उसे घूरते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मधु, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता, इसलिए हमें सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। तू बेवजह ये सब सोचकर परेशान हो रही है। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीरा ने उसकी बाह पकड़कर कहा, चले, रोहित और दादी माँ हमारा वेट कर रहे हैं। मधु के सिर हिलाते ही मीरा
मधु के साथ वॉशरूम से बाहर आई और चलते चलते मधु को छेड़ते हुए बोली, वैसे मधु, वो तूफान कहीं रोहित व्यास तो नहीं है। ये सुनकर मधु ने गुस्से में मीरा को घूरते हुए कहा, तू न मीरा, मेरे हाथ से बहुत मार खाएगी। प्लीज रोहित जी को इन सब से दूर ही रखा। अच्छे इंसान है वो। मीरा ने फिर से कहा, वाह जी वाह, तुसी तो रोहित व्यास को चंद घंटों में ही बहुत अच्छे से जान गए। मधु ने फिर से मीरा को घूरा तो मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु को साइड से हक किया। मधु भी मुस्कुराने लगी। दोनों अपनी टेबल के पास आई तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मुझे भूख लगी है, पर तुम दोनों को तो मुझ पर दया ही नहीं आ रही। रहम करो बंदे पर। आई एम सॉरी, मीरा और मधु ने एक साथ कहा। रोहित मुस्कुराने लगा। दोनों के बैठते ही सब लंच करने लगे। रोहित ने खाना खाते हुए मीरा से पूछा, वैसे आप भी मधु के साथ आउट ऑफ इंदौर जा रही होगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। रोहित जी, आपने क्या सोचा उस बंगले को खरीदने के बारे में? मुझे लगता है कि आपको वो घर लेना चाहिए, क्योंकि वो घर बहुत खूबसूरत है और फिर आने वाले टाइम में उस एरिया की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनकर रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे रोहित जी कहना बंद करो, क्योंकि तुम्हें भले मुझे अपना दोस्त बनाने में टाइम लगेगा, पर मैं फैसला कर चुका हूँ आप दोनों को अपना दोस्त बनाने का, इसलिए आज से तुम मुझे रोहित कहकर बुलाओगी और आप भी। मधु और मीरा दोनों मुस्कुराने लगी। रोहित ने खाना खाते हुए फिर से कहा, और रही बात उस घर की, तो मैं उसे जरूर खरीदना चाहूंगा, पर उससे पहले मुझे एक बार अपने दोस्त से बात करनी होगी। तभी गायत्री ने मधु से कहा, बेटा, आपको तो कल बाहर जाना है, इसलिए आपको पैकिंग भी करनी होगी। आप मीरा के साथ घर जाकर आराम से जाने की तैयारी कर लीजिए। हमें भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रिद्धिमा के ससुराल डिनर के लिए जाना है, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने घर चले जाइए। मधु कुछ कहती उसके पहले ही मीरा बोल पड़ी, थैंक यू दादी माँ, अब हम दोनों शॉपिंग भी कर सकेंगे। मधु हैरानी से मीरा की ओर देखने लगी और दादी माँ से कुछ कहने लगी तो मीरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मधु ने कुछ नहीं कहा। इधर करण ने अपनी कॉफी खत्म करते ही मिस्टर मेहरा से कहा, मिस्टर मेहरा, आपकी पीतमपुर वाली जो बिस्किट की पड़ी है, उसकी क्या कीमत लेंगे आप? मिस्टर मेहरा ने कुछ देर सोचकर कहा, इफ यू डोंट माइंड मिस्टर खुराना, इस बारे में हम बाद में बात करें। मेरा मतलब है कि मैं डील साइन करने तो आ ही रहा हूँ, तो इस बारे में आपके ऑफिस में बात करते हैं। फिलहाल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे निकलना होगा। श्योर, करण के इतना कहते ही मिस्टर मेहरा खड़े हो गए और करण भी। दोनों ने हाथ मिलाए और मिस्टर मल्होत्रा बाय कहकर चले गए। उनके जाते ही करण फिर से चेयर पर बैठ गया और उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और खुद से कहा, बस थोड़ी देर और मिस्टर बंसल, उसके बाद आप खुद मुझे फोन करेंगे। रोहित ने बाकी सब के साथ अपना लंच खत्म किया ही था कि उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फोन रिसीव किया और कहा, जी डैड। रोहित, 15 मिनट में ऑफिस पहुंचो, चेतन ने दूसरी ओर से कहा। जी डैड। रोहित के इतना कहते ही उसके डैड ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रोहित ने गायत्री से कहा, दादी माँ, चलिए, आपको घर छोड़ देता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है बेटा, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने इशारा करके वेटर को बुलाया। उसने मधु और मीरा से कहा, आई एम सॉरी गाइस, पर अब हमें जाना होगा। मधु और मीरा मुस्कुराने लगी। वेटर के पास आते ही रोहित ने उससे कहा, बिल लेकर आओ। जी, इतना कहकर वेटर चला गया। कुछ देर बाद वो बिल लेकर आया। रोहित ने अपने वॉलेट से रुपये निकालकर बिल ये किया और उठ खड़ा हुआ। बाकी सब भी उठ गए। रोहित ने हुए कहा, अब तो आप दोनों से मुलाकात के बाद ही होगी। बाप। मधु और मीरा दोनों ने एक साथ कहा, बाय।
गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु को गले लगाकर कहा, बेटा, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपना प्रोजेक्ट तैयार करिएगा। जी दादी माँ, मधु ने गायत्री की ओर देखकर कहा। मीरा ने भी गायत्री से कहा, बाय दादी माँ। रोहित और गायत्री जाने लगे। रोहित ने जाते जाते एक बार पलटकर मधु की ओर देखा। मधु उसे देखकर मुस्कुरा दी। रोहित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। करण ने भी वेटर को बुलाकर बिल पे किया और कहा, चेंज तुम रख लेना। ये सुनकर वेटर बहुत खुश हुआ और उसने सिर हिला दिया। करण उठकर जा ही रहा था कि उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने फोन रिसीव करते हुए पूछा, उस रहेजा ने आज भी पूरा पेमेंट किया या नहीं। दूसरी ओर से उसके एसोसिएट पीयूष ने जवाब दिया, नहीं किया सर, 30 लाख और बाकी है और इन 30 लाख रुपए के लिए वो हमें 100 चक्कर लगवाएगा। करण ने चलते हुए कहा, रहेजा की जो बिल्डिंग हमने बनाई थी उसमें सारे फ्लैट 1 BHK थे। उन रुपयों के बदले उससे 2 फ्लैट के पेपर्स पर साइन करवा लो। यही सही रहेगा सर। इन फ्लैट्स को बेचकर हमारे पैसे भी निकल जाएंगे, पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर करण ने तेजी से चलते हुए कहा, हमारी एरोड्रम वाली साइट पर पंकज मिश्रा नाम का एक वर्कर काम कर रहा है जो सालों से सिर्फ हमारे लिए ही काम करता आ रहा है। वो किए के मकान में रहता है। इनमें से एक फ्लैट उसके पैर करवा दो और उससे कहना कि हर महीने जो पेमेंट उसे देती है उसमें से वो जितना चाहे हर महीने इस फ्लैट की किश्त के रूप में कटवा सकता है। ये सुनकर पीयूष हैरान हो गया और उसने पूछा, पर सर, जितना कहा है उतना कहो। अगर पंकज ये लेने से इनकार करे तो मेरी बात करवा देना उससे, समझे। करण ने पीयूष की बात काटते हुए कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पीयूष ने खुद से कहा, ये करण सर भी अजीब इंसान है। अपने यहाँ काम करने वाले मामूली वर्कर को ऐसे ही फ्लैट कौन देता है। एक तरफ वो उस रहेजा से पैसों के लिए फ्लैट ले रहे हैं और दूसरी ओर वही फ्लैट उस मजदूर को दे रहे हैं। खुराना कंस्ट्रक्शन की ढेरों साइट इंडिया में चल रही है, पर फिर भी सर को अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर का नाम भी याद है। स्ट्रेंज। मधु और मीरा भी होटल से जाने के लिए निकली। मधु ने चलते हुए मीरा से पूछा, मीरा, अभी तो मुझे मेरे घर से जाने की इजाजत भी नहीं मिली है और हमने दादी माँ से बात कर ली। अगर माँ और पापा ने मना कर दिया तो वो मना कर ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तुझे शिमला जाने की इजाजत दे दी है। मीरा के इतना कहते ही मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर कहा, मैंने अंकल से बात कर ली है। उन्होंने तुझे जाने की इजाजत दे दी है और तेरी माँ ने भी कोई इतराज नहीं जताया। ये सुनकर मधु की बोलती बंद हो गई और वो अभी भी मीरा को हैरानी से देख रही थी। मीरा के एक बार फिर से मुस्कुराते ही मधु खुशी से उछल पड़ी और उसने मीरा की दोनों बाहें पकड़कर पूछा, सच कह रही है। हाँ, मीरा के इतना कहते ही मधु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से नाचने लगी और पीछे से चले आ रहे करण से टकरा गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मीरा की खुली रह गई। करण ने फिर से मेको पूरा और जाने लगा। आई एम सॉरी। मधु के इतना कहते ही करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर गुस्से में मधु की ओर देखकर कहा, मुझे सॉरी उस दिन कहना जब तुम मुझसे आखिरी बार टकराओ और मुझे जिंदगी में दोबारा अपनी शक्ल कभी न दिखाओ। मधु ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे बदतमीज इंसान से टकराने का जिन्हें लड़कियों से बिहेव करने की तमीज तक नहीं है। ये सुनकर करण मधु को घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। मधु घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाने लगी। वो जितने कदम पीछे हटा रही थी, करण उतने ही कदम आगे आ रहा था। मधु करण को देखते हुए जाकर दीवार से टिक गई। करण भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
मीरा ने जल्दी से अपना फोन उठाया और वीडियो बनाने लगी। मधु ने लेफ्ट साइड से जाने की कोशिश की तो करण ने अपनी राइट हथेली दीवार पर रख दी। मधु गुस्से में उसे घूरने लगी और राइट साइड से जाने लगी, पर करण ने अपनी लेफ्ट हथेली दीवार पर रख दी। ये क्या बदतमीजी है? मधु ने गुस्से में करण की ओर देखकर पूछा। करण ने मधु के और करीब आकर कहा, अब जब तुमने मुझे बदतमीज कह ही दिया है तो सोच रहा हूँ कि बदतमीजी भी कर ही लेता हूँ, तो बताओ कहाँ किस करूँ तुम्हें? तुम्हारे गालों पर या फिर तुम्हारे गुलाबी होंठों पर? ये सुनकर मधु शॉक्ड होकर करण को देखने लगी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मीरा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। करण मधु के और करीब आया, पर इससे पहले कि कुछ करता ने करण को खुद से दूर केला और उसे के लिए ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाकर बोला, आइंदा ये गलती दोबारा मत करना, समझी तुम? मधु अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। करण ने मधु को करीब लाकर कहा, तुम जैसी हजारों लड़कियां करण खुराना के आसपास घूमती है, पर मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और खास करके तुम जैसी लड़कियों में। इतना कहकर करण ने मधु की कलाई छोड़ दी और जाने लगा। वो कुछ कदम चलकर रुक गया। उसके रुकते ही मधु की धड़कनें फिर से तेज हो गई। करण ने पलटकर मधु की ओर देखकर कहा, करण खुराना को अगर कोई बदतमीज कहे तो उसे बदतमीजी करने में देर नहीं लगती, इसलिए आइंदा अगर मेरे सामने आओ तो सोच समझकर अपना मुंह खोलना। लड़की हो इसलिए आज यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ, वरना करण से अगर कोई इस तरह से बात करे तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं वो हाल करता हूँ उसका, समझी तुम? इतना कहकर करण 2 कदम पीछे हटा। उसने अपने ग्लासेस लगाए और वहां से चला गया। मधु अभी भी दीवार से टिककर खड़ी उसे जाते देख रही थी। मीरा ने मधु के पास आकर कहा, क्या देसी बंदा है यार, मुझे तो इसके एटीट्यूड से ही प्यार हो गया है। ये सुनकर मधु गुस्से में मीरा को घूरने लगी। मीरा फिर से बोली, क्या स्टाइल से तेरी तरफ बढ़ रहा था मधु? ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरो फिल्मी स्टाइल में किसी हीरोइन की ओर बढ़ रहा हो। सोच अगर उसने तुझे सच में किस कर दिया होता तो। शट अप मीरा, मधु ने इतना कहा और गुस्से में जाने लगी। मीरा भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे दौड़ी। इधर बंसल अपने घर में बैठा चाय पी रहा था, तभी न्यूज़पेपर वाला उसके घर पर इवनिंग न्यूज़पेपर फेंक कर गया। बंसल उठा और उसने न्यूज़पेपर उठाकर देखा। फ्रंट पेज की न्यूज़ देखकर वो हैरान हो गया। उसने न्यूज़ पढ़ी, सांवेर रोड पर खुराना कंस्ट्रक्शन बनाने जा रहा है 4 बड़ी बिल्डिंगें। 25 माले की इन इमारतों में 4 BHK फ्लैट होंगे। जैसे ही वे खबर बाहर आई, लोगों में फ्लैटों को बू की होड़ मच गई। ये खबर आते ही सांवेर रोड पर बने खुराना कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इन चारों बड़ी बड़ी इमारतों की वजह से इनके बीच की जो जमीन अभी तक नहीं बिकी है, उनकी कीमत घटकर आधी हो गई है। न्यूज़ पढ़ते ही बंसल के पैरों तले जमीन खिसक गई। न्यूज़ में उस जगह का मैप देखकर बंसल के जैसे होश ही उड़ गए। वो आदि को कॉल कर ही रहा था कि जमीन के ओनर का फोन आ गया। उसने कुछ पल सोचा और फिर कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से गुस्से में आवाज आई, बंसल किस बात का कमीशन लेते हो अगर तुम काम नहीं कर सकते हो? पिछले 1 महीने में तुमसे मेरी जमीन नहीं बेची गई। आज का इवनिंग न्यूज़पेपर तो तुम देख ही चुके होंगे। जी, बंसल ने थोड़ा परेशान होकर कहा। ओनर ने गुस्से में कहा, मैं ये जमीन खुरानास को नहीं देना चाहता था, पर अब जब उस करण खुराना ने मेरी जमीन के आसपास की सारी जमीन खरीद ली है तो मुझे न चाहते हुए भी उसे ही ये जमीन बेचनी पड़ेगी, वो भी बहुत कम कीमत पर, क्योंकि कोई और अब उस जमीन को लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। कोई भी उस करण के सामने खड़ा नहीं होना चाहेगा।
करण खुराना से अभी कांटेक्ट करो और इस जमीन को जल्द से जल्द बेचो, क्योंकि अगर एक बार खुराना कंस्ट्रक्शन का काम वहां शुरू हो गया तो वो करण खुराना इस जमीन को 2 कौड़ी की भी नहीं रहने देगा। जी, मैं अभी बात करता हूँ, बंसल ने धीरे से कहा। बंसल ने गुस्से में कहा, जल्दी करो और ये डील आज के आज करो, समझे? और अगर तुम ये डील नहीं कर पाए तो कोई और काम ढूंढ लेना। इतना कहकर ऑन ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। उसके कट करते ही बंसल ने तुरंत आदि को कॉल किया। दूसरी ओर से आदि ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके पूछा, सो मिस्टर बंसल, क्या फैसला किया आपने? डील आज ही साइन कर लेते हैं, बंसल ने गुस्से में कहा। ये सुनकर आदि मुस्कुरा दिया और पेपर्स देखते हुए बोला, पेपर्स रेडी है, अपने बॉस के साथ ऑफिस आ जाओ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो करण सर आज ऑफिस आ रहे हैं, इसलिए ठीक 7 बजे ऑफिस पहुंच जाना, क्योंकि कल सर शिमला जा रहे हैं। अगर तुम टाइम पर नहीं आए तो फिर ये डील करण सर की शादी के बाद ही साइन हो पाएगी। बंसल ने खुद पर काबू किया और कहा, हम टाइम पर आ जाएंगे। गुड, इतना कहकर आदि ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया। बंसल ने खुद से कहा, पहले वो लड़की और अब ये करण खुराना। आज इन दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। एक दिन इन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगा। इधर मीरा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मधु, तुझे नहीं लगता कि ये करण खुराना कुछ अलग किस्म का बंदा है? मधु ने फिर से उसे घूरा। मीरा ने मधु की ओर देखकर कहा, तू उसका नाम सुनकर इतना क्यों भड़क रही है? अभी तूने ही तो बताया कि कैसे आज सुबह भी उसने तुझे बचाया था। जान बचाए है तो क्या मैं उसे अपनी जान बना लूं? मधु ने गुस्से में कहा। ये सुनकर मीरा उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, मैंने आज तक तुझे ऐसे रिएक्ट करते कभी नहीं देखा और न ही इतना गुस्सा करते देखा है। मधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोलकर मीरा से बोली, आई एम सॉरी मीरा, पर मुझे वो आदमी जरा भी पसंद नहीं है और मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मैंने तो सिर्फ उसे बदतमीज कहा था, पर उसके बदले उसने कितनी घटिया हरकत की, ये सोचकर भी मुझे गुस्सा आ रहा है। भला कोई शरीफ इंसान किसी लड़की के साथ इस तरह का बिहेव करता है क्या? पहले मुझे जबरदस्ती पकड़कर अपने करीब लेकर आया और फिर मुझे किस डॉट 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 डॉट। इतना कहकर मधु रुक गई। मीरा मंद मंद मुस्कुराने लगी। मधु ने गुस्से में कहा, पता नहीं उसके घर वाले उसके साथ कैसे एडजस्ट करते होंगे। उसके जैसे इंसान के साथ तो कोई पल भर भी सांस न ले पाए। मुझे तो तरस उस बेचारी लड़की पर आ रहा है जो इस साइको आदमी के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताएगी। पता नहीं किस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, ये भी तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई लड़की हो। मेरा मतलब है कि वो पहले से शादीशुदा हो। नहीं है, मधु ने तुरंत कहा। मीरा ने गाड़ी पर ब्रेक लगाकर पूछा, तुझे कैसे पता? मधु ने झेपते हुए कहा, वो जब इसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तो न्यूज़पेपर में आया था कि ये बैचलर है, और वैसे भी तूने सुना था। उसने खुद कहा था कि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीरा मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई तो मधु भी गाड़ी से उतर गई। मीरा ने मधु का हाथ पकड़ा और उसके घर की ओर चलते हुए कहा, अब बस भी कर। आज तू पूरे रास्ते सिर्फ उस करण खुराना की ही बात करती आई है। उस बेचारे रोहित के बारे में कभी नहीं कहा, जिसने हमें इतना शानदार। सुनकर मधु ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी मीरा, आज सुबह से मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। पहले वो बाबा, जिन्होंने मुझे मेरा फ्यूचर बताकर मेरा सारा चैन छीन लिया, उनकी बातें अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही है, और फिर वो करण खुराना।
बहुत घबरा गई थी मैं उस बाबा की बातें सुनकर, और फिर जब मैं उनका दिया रुद्राक्ष हाथों में लिए परेशान खड़ी थी तो पता नहीं कहां से वो एक तूफान की तरह आ गया। इतना कहते ही अचानक मधु रुक गई और उसने परेशान नजरों से मीरा की ओर देखा। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। मधु बहुत परेशान हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए अपना बैग देखना शुरू किया और कहा, वो रुद्राक्ष, वो कहाँ गया? रुद्राक्ष? मीरा ने इतना पूछा ही था कि मधु ने उसकी कलाई पकड़ी और अपने घर की दौड़ी। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए मधु मीरा के साथ भागती हुई सीधे अपने कमरे में पहुंची। मोहन हॉल में ही बैठे न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। मधु को इस तरह भागते हुए देख वो भी हैरान हो गए। मधु ने रूम में आते ही अपने बैग का सारा सामान निकालकर बेड पर फेंकना शुरू किया और पागलों की तरह वो रुद्राक्ष ढूंढने लगी। मीरा चुपचाप बैठी उसे हैरानी से देख रही थी। जब बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे रुद्राक्ष नहीं मिला तो उसने खुद से पूछा, अगर बैग में नहीं है तो फिर कहाँ गया? मधु उस लम्हे को याद करने लगी जब वो रुद्राक्ष लिए बाबा को जाते देख रही थी। उसने फिर से कहा, रुद्राक्ष तो मेरे हाथ में ही था। लगता है जब मैं उससे टकराई तब वही कहीं गिर गया। मधु रुद्राक्ष के बारे में सोचकर उदास हो गई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू इतनी अपसेट क्यों हो रही है मधु? कोई बात नहीं, अगर खो गया था। अगली बार जब हम महाकाल मंदिर जाएंगे तो तेरे लिए एक पूरी रुद्राक्ष की माला ही ले लेंगे। ठीक है? मधु ने परेशान होकर कहा, नहीं मीरा, बात वो नहीं है। वो सिर्फ रुद्राक्ष नहीं था, वो उस जोगी बाबा का आशीर्वाद था जो शायद मेरे बुरे वक्त में मुझे सुकून दे सकता था, लड़ने का हौसला दे सकता था। मीरा ने मधु की कलाई पकड़कर कहा, मधु, तू बेवजह परेशान हो रही हो। कोई तूफान नहीं आने वाला है तेरी जिंदगी में, और अगर आया भी तो मैं हूं न तेरे साथ, तेरा साथ देने के लिए। हम दोनों मिलकर उस तूफान से लड़ेंगे और उसे हराकर ही दम लेंगे। सुनकर मधु मुस्कुरा दी और बोली, मेरे लिए मेरे सारे रिश्तों से भी ज्यादा कीमती तेरी दोस्ती है, इसलिए प्लीज मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी, हमेशा मेरा साथ देगी, हमेशा। मीरा ने मधु को गले लगाकर कहा, मधु, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ और रहूंगी। कुछ वक्त के लिए तुझसे नाराज तो हो सकती हूँ पर तुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।